गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले बताइए, सबको वॉइस क्लियर है? एवरीथिंग इज फाइन? तो देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कि गेट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स इसमें हुए गेट 2021 में। तो खासकर जो लोग अभी कॉलेज में हो, जो लोग फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में और थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर वाले अपने आप को फाइनल ईयर वालों की तरह समझो। जिन लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अप्रैल वगैरह में, जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं की थी, वो अपने फाइनल ईयर का विजन लेके चलो। तो मैं ब्रीफली मैं आपको समझाता हूँ कि आपका विजन क्या रहना चाहिए। फिर अभी है कि हम लोग इस पर एक पैनल डिस्कशन भी लेके आने वाले हैं स्पेसिफिकली। तो जो लोग तो देखो फाइनल ईयर में है, मैं एक्शन प्लान आपको बताता हूँ, आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। फाइनल ईयर में है अगर ड्रॉप आउट्स हैं, उनके एक्शन प्लान में कोई डिफरेंस नहीं है, वही 10 कॉपी वाला रूल आप फॉलो करते रहो, ज्यादा कोई घबराने वाली बात है नहीं। आप जैसे पहले तैयारी करते थे वैसे ही तैयारी करते रहो, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं। नोटिफिकेशन वगैरह से अगर कोई इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा प्रोपागेट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोपागेट हो रही है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं उससे। आप अपना फॉलो करते रहिए। थर्ड ईयर वाला जो स्टूडेंट है जिसने अभी अप्रैल में स्टार्ट कर दिया था, जिसने अभी अप्रैल में हमारे साथ स्टार्ट कर लिया था, थर्ड ईयर वाला, वो अपने आप को भी फाइनल ईयर और ड्रॉप आउट्स की तरह समझ सकता है, और उसको भी पूरी ऑनेस्टली के साथ गेट 2021 देना है। तो बहुत सारे ऐसे थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अप्रैल में स्टार्ट कर लिया था, तो उनके 4 सब्जेक्ट प्लस पे ऑलरेडी फिनिश हो गए इन ऑल एस्पेक्ट्स। 4 सब्जेक्ट्स हैज बीन फिनिश्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। उसके डाउट सेशंस भी हो चुके हैं, वो सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, और बहुत सारे उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। जिन लोगों ने थर्ड ईयर में, दे स्टार्टेड इन अप्रैल, तो उनको अब खाली बैठने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि जब फाइनल ईयर में जाएंगे तब गेट का एग्जाम देंगे। बिल्कुल सीरियसली गेट का एग्जाम लो। आपको भी यही अप्रोच फॉलो, 10 कॉपी अप्रोच। जिसको नहीं पता है, आप क्रिएट्रिक्स चैनल पे जाओ और उस पर मेरे नाम से एक चैनल, एक वीडियो सर्च करना कि कम से कम कितना पढ़ें कि टॉप रैंक आ जाए। ये उस वीडियो का टाइटल है, इस टाइटल को आप सर्च करना और इस टाइटल को देखना। तो जो थर्ड ईयर वाले जिन्होंने अप्रैल वगैरह में स्टार्ट कर लिया था, उनको पूरा सीरियसली देना है। अब थर्ड ईयर में एक दूसरी कैटेगरी आती है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, या जिन लोगों ने थोड़ा बहुत स्टार्टिंग अभी तक ले रखी है। तो जिन लोगों ने थोड़ी बहुत स्टार्टिंग ले रखी है, जिनको थोड़ी बहुत स्टार्टिंग मिल चुकी है, वो देख लेना कि कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। प्रेशर मत लेना, प्रेशर मत लेना। अगर आपको लग रहा है कि 6 मंथ्स में आप 5-7 सब्जेक्ट्स भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, तो आप इस पे जाना। अदरवाइज जिन्होंने अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, तो उनसे मैं बोलूंगा कि आप आराम आराम से प्रिपरेशन करो 2022 की। तो प्रेशर में आके अपनी तैयारी 5-6 महीने जो बचे बर्बाद मत कर लो। आप एग्जाम भले ही दो गेट 2021 का, पर रिलैक्स होकर 4-5-6 सब्जेक्ट आराम से पढ़ के दो, क्योंकि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है। जो लोग सेकेंड ईयर वाले हैं, जो लोग फर्स्ट ईयर वाले, दोज हु आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, उनके लिए यार काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अब आपका थर्ड ईयर का भी गेट स्कोर वैलिड हो गया, थर्ड ईयर से भी पीएसयू में रिक्रूटमेंट चालू हो गया, थर्ड ईयर से ही थर्ड ईयर का स्कोर कार्ड आपका वैलिड रहेगा हमेशा के लिए। तो आप अपने आप को समझ सकते हो कि आपके पास 1 साल का टाइम है, फर्स्ट ईयर वाला समझ सकता है 2 साल का टाइम है, और उनको अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब फ्री के चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि यूट्यूब से कर लेंगे, स्पेशल क्लासेस से कर लेंगे, अभी तो 2 साल का टाइम है, वो फिर करते ही रह जाओगे, फिर उसको कंपाइल नहीं कर पाओगे, फिर लास्ट में आपके ऊपर प्रेशर आएगा। अभी से अंडर जैसे जिन लोगों ने अगर यहाँ से तैयारी स्टार्ट की होगी, गारंटीड मैं बोल सकता हूँ, जिन लोगों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा 8 अप्रैल को ही, गारंटीड मैं बोल रहा हूँ अभी उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई होगा, क्योंकि उनको काफी अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन करा दी गई। जो ड्रॉप आउट्स उनको मैंने बता दिया, ड्रॉप आउट्स को क्या करना है। ये ड्रॉप आउट्स और जो फाइनल ईयर वाले हैं, उनको तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जैसा है वैसा ही करते रहो। नोटिफिकेशन देर से बेर आना ही था, तो उससे बहुत घबराने या बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, आप लोगों की कोई क्वेरीज हो तो पूछो, फिर हम लोग सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेरीज है तो पूछो। हाँ, तो मैं बोल रहा था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले के लिए, अब यार ज्यादा फ्री के चक्कर में मत पड़ो कि फ्री में कर लेंगे, फ्री में कर लेंगे। नहीं तो फिर वो कंपाइल ही करते रह जाओगे, उसमें अल्टीमेटली गेन होगा नहीं कुछ। ठीक है। एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, गेट 22-23 स्टूडेंट्स और ईएससी 22-23 स्टूडेंट्स के लिए। तो आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर सकते हो, उसका लिंक अभी मैं आपको दे देता हूँ। ओके, तो वो चैनल आप ज्वाइन भी कर सकते हैं।
यस, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इस पे बहुत ही जल्दी अभी हम लोग पैनल डिस्कशन भी लेके आने वाले हैं, तो वहां से भी आपको काफी हद तक फायदा मिलना चाहिए। चलिए, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द इंफॉर्मेशन थ्योरी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोलना, शुड वी स्टार्ट। और अभी एंड ऑफ द सेशन एक बार थोड़ा सा और डिस्कशन हम लोग रखेंगे इसके रिगार्डिंग। ओके फाइन, तो बिल्कुल किसी को घबराने की जरूरत नहीं, काफी अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, 2 ब्रांच से अब आप दे सकते हो, 2 नए सब्जेक्ट ऐड हुए, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन थ्योरी। व्हाट इज इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन थ्योरी पढ़नी है तो सबसे पहले पॉइंट जो आपको समझनी चाहिए वो होती है इन्फॉर्मेशन। दो तरीके की इंफॉर्मेशन आपकी एग्जिस्ट करती है, एक एनालॉग इंफॉर्मेशन, एक डिजिटल इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को ब्रॉडली आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक एनालॉग इंफॉर्मेशन एंड सेकेंड इज डिजिटल इंफॉर्मेशन। एनालॉग इंफॉर्मेशन और डिजिटल इंफॉर्मेशन में फर्क क्या है? एनालॉग इन्फॉर्मेशन मीन्स अगर आपका दोस्त आपसे कोई मिलता है और वो बोलता है यार गेट 2021 का नोटिफिकेशन आ गया, तो वो हो गया आपके लिए एनालॉग इन्फॉर्मेशन। वही सेम चीज अगर आप अपने फेसबुक पे, अपने वेब ब्राउजर पे स्क्रॉल कर रहे हो और वहां पे आपको नोटिफिकेशन दिख गया कि गेट 2021 का नोटिफिकेशन आ गया, तो उसको आप क्या बोलते हैं? डिजिटल इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपको डिजिटल मोड में मिलती है उसको डिजिटल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो आपको एनालॉग मोड में मिलती है उसको एनालॉग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। पर जनरली होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन का कंटेंट होता है, इन्फॉर्मेशन का कंटेंट दोनों में सेम तरीके से वेरी करता है। जैसे मान लो आज संडे है, टुडे इज संडे, और आपको कोई बोले यार कल मंडे है, कल मंडे, तो ये एक इन्फॉर्मेशन तो है, पर इसमें कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कितना है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है। तो समथिंग विच इज ऑलरेडी सर्टेन, या कोई ऐसी चीज जिनकी प्रोबेबिलिटी, कोई प्रोबेबिलिटी क्या कोई मोबाइल पे बताए तो वो भी डिजिटल होगा ना, वो डिपेंड करता है कि वो व्हाट्सएप कॉल पे बताता है आपको या फिर नॉर्मल कॉल पे बताता है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा। मान लो अगर वो आपको व्हाट्सएप कॉल पे बताता है तो उस टाइम पे आपका डेटा ट्रांसमिशन चलता है, तो उसको आप बोल सकते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन। पर अगर कोई आपको नॉर्मल कॉल पे बताता है तो उसको एनालॉग बोलते हैं। ये हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। आपका जो मोबाइल भी होता है ना, वो कम्प्लीटली वायरलेस नहीं होता है, वो भी वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, तो वो कभी डिस्कस करेंगे। तो मैं बोल रहा था आज संडे, अगर आपका कोई दोस्त आपसे बोलता है यार कल मंडे है, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। पर अगर आज 2020 चल रहा है और कोई आपसे बोल दे कि यार 2024 में राहुल गांधी विल बी द प्राइम मिनिस्टर, सो वो इज इट एक्सपेक्टेड और नॉट? इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। या आपसे बोल दे कि 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो वर्ल्ड कप अफगानिस्तान जीतेगा। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन तो होती है। दो चीजें आपको समझने की जरूरत है, इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज को बोल सकते हो, बट जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसमें इन्फॉर्मेशन कंटेंट कितना, ये डिपेंड करता है कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। कोई कई सारे ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है, उनमें जनरली कोई इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें पता होता है, कोई हमको बताए या ना बताए उसमें हमको एक कंटेंट अपनी तरफ से निकालते नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पे आपका जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती होने की, और अगर वो हो जाते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं इन्फॉर्मेशन कंटेंट आपको ज्यादा मिल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन कंटेंट का बेसिकली सीधा सीधा रिलेशन है अनसर्टिनिटी से। कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, कोई भी पर्टिकुलर सिनेरियो जितना ज्यादा अनसर्टेन होगा, उसमें हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन कंटेंट उतना ज्यादा होगा। जैसे कि मान लो आपने खुद, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए कि आपने गेट का एग्जाम दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी? बोलो। काफी कम। और क्या प्रोबेबिलिटी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 5,000 आ जाएगी? काफी ज्यादा। ऐसा ही तो होता है। तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई, तो मुझे बताना उस टाइम पे न्यूज रिपोर्टर आपके घर आएंगे, या अगर आपकी 5,000 आ गई तब न्यूज रिपोर्टर आपके घर आएंगे? तो हमेशा ना इंफॉर्मेशन को इनकी नज़र से देखा करो, ये न्यूज़ रिपोर्टर्स की नज़र से। कोई भी आपसे इवेंट दे और पूछे कि बताओ इसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट है या नहीं, तो अपने दिमाग में विजुलाइज किया करो कि न्यूज़ रिपोर्टर इसको रिपोर्ट करने आएंगे या नहीं आएंगे। अगर न्यूज़ रिपोर्टर इसको रिपोर्ट करने आ रहे हैं, इसका मतलब समझ जाना इसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा।
अदरवाइज इंफॉर्मेशन कंटेंट काफी कम है। तो बात वही है कि कोई भी घटना जितनी अनसर्टेन होती है वो उतनी ज्यादा वायरल होती है, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेंट उसमें होता है, उतना ज्यादा लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, उतना ज्यादा उसकी कवरेज होती है। तो एक लेमैन लेवल पे भी हम लोगों ने समझा कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग इंटरेस्टेड किस में है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन या फिर एनालॉग इन्फॉर्मेशन में? तो आगे देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहले यहाँ तक की कहानी सबको समझ आ गई, इन्फॉर्मेशन का एक जनरल मतलब समझ आ गया। हाँ, बिना एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन के भी पढ़ सकते हो यार, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, बहुत कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस से पढ़ोगे तो पढ़ लोगे। ओके, थोड़ा बहुत रैंडम वेरिएबल वगैरह की जरूरत पड़ती है, पर वो कॉमन सेंस से प्रोबेबिलिटी से रिलेट कर लेंगे हम लोग। सो आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे एवरेज इन्फॉर्मेशन की हम लोग बात करें, सो वी जनरली लुक फॉर इन्फॉर्मेशन इन एन इवेंट, वी जनरली लुक फॉर इंफॉर्मेशन इन एन इवेंट। ठीक है, पहला पॉइंट भी सबको समझ आया। हाँ, बहुत बेसिक हम लोग करेंगे यार, बहुत अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल इन द सेंस कि बिल्कुल रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस में नहीं जाएंगे, बट एक बेसिक डिस्कशन हम लोग जरूर करेंगे इसके रिगार्डिंग। ओके, चलो देखते हैं आगे। तो हम क्या करते हैं, जनरली लुक फॉर इन्फॉर्मेशन इन एन इवेंट। अब हम लोग ज्यादातर इंटरेस्टेड रहते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। तो अपना पूरा का पूरा फोकस रहना चाहिए डिजिटल इन्फॉर्मेशन इन एन इवेंट, डिजिटल इंफॉर्मेशन इन एन इवेंट। ठीक है, चलो देखते हैं डिजिटल इन्फॉर्मेशन किसी इवेंट में कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो ये कोई सोर्स है, ये सोर्स है और ये बहुत सारे सिंबल्स जनरेट कर रहा है। इसका मैं एक एग्जांपल भी आपको बताता हूँ, x1, x2, x3। तो पूरा का पूरा चैप्टर कॉमन सेंस से पढ़ना है, ज्यादातर फॉर्मूले वगैरह हम लोग खुद ही डिराइव करेंगे, बहुत कम चीजें याद रखेंगे। ये है आपका सोर्स। तो कितने लोगों ने क्वांटाइजर वगैरह पढ़ा हुआ है, कितने लोगों ने क्वांटाइजर वगैरह कभी देखा हुआ है कि क्वांटाइजर क्या करता है? क्वांटाइजर आपका क्या करता है, इनपुट लेता है और बहुत सारे क्वांटाइज्ड आउटपुट जनरेट करता है। तो इसको एज अ क्वांटाइजर अगर विजुअलाइज करोगे ना, तो थोड़ा बेहतर आपको फीलिंग मिलेगी। क्वांटाइजर क्या करता है, इनपुट लेता है और बहुत सारे क्वांटाइज सैंपल आउटपुट पे जनरेट करता है ना? तो मैं क्वांटाइजर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्वांटाइजर के अलावा भी कोई दूसरी डिवाइस हो सकती है, ये क्वांटाइजर के अलावा भी आपकी कोई दूसरी डिवाइस हो सकती है। ओके, तो आपको करना क्या है कि आपने एक सोर्स लिया और उससे ढेर सारे आपने सिंबल्स जनरेट कर लिए। कभी कभी इसको इवेंट भी हम लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूं, x इक्वल टू x1, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? विल इट रिप्रेजेंट एन इवेंट और नॉट? थोड़ा बहुत रैंडम वेरिएबल याद करने की कोशिश करिए। मैं वहां पे क्या बोलता था कि सपोज आपका कोई रैंडम वेरिएबल x और ये x1 की वैल्यू ले रहा है, तो इसको इवेंट बोल सकते हो। प्रोबेबिलिटी से रिलेट करने की कोशिश करो। प्रोबेबिलिटी में भी कोई पर्टिकुलर इवेंट अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? कोई पर्टिकुलर सिचुएशन को आप सेट के फॉर्म में लिख देते हो। तो ये जो x इक्वल टू x1 हमने लिखा, इसी को मैंने क्या बोल दिया, इवेंट। और ये जो अलग अलग इंडिविजुअल आपके x1, x2, x3 अप टू xm तक दिख रहे हैं, इनको मैं क्या बोल देता हूँ, सिंबल्स। तो इनका नाम रख देते हैं सिंबल्स। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो दूसरा इवेंट आप क्या ले सकते थे, x इक्वल टू x2, ये भी एक इवेंट है। तो ऐसे ढेर सारे इंडिविजुअल इवेंट ले सकते हो। अभी अभी अपनी चर्चा हुई कि इंफॉर्मेशन कहाँ पे होती है, किसी इवेंट में। तो अगर मैं बात करूं कि किसी इवेंट में कितनी डिजिटल इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर सकती है, सो डिजिटल इंफॉर्मेशन इन एन इवेंट, इन एन इवेंट। तो जो डिजिटल इंफॉर्मेशन आपके किसी इवेंट में एग्जिस्ट करती है, वो होती है आई माइनस लॉग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई। इसको आप कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, लॉग टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई। तो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट एक्स इक्वल टू एक्स आई में अगर आपको डिजिटल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, तो ये होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये भी नोटिस करो कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करी, क्या वो इन्फॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मे बी नॉट डायरेक्टली, ये लॉग लगा के हमने बोला है, बट स्टिल आप ऐसा बोल सकते हैं कि जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उतनी कम आपकी इन्फॉर्मेशन कंटेंट होगी, जितनी कम प्रोबेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन कंटेंट रहेगी किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में। तो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की अगर आपको आगे से इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है, तो जनरली हम लोग ये सिंबल्स यूज करते हैं।
ये आपका रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी अब आपको कॉमन सेंस से पढ़ना है, अभी मैं बहुत ज़्यादा रैंडम वेरिएबल वगैरह से रिलेट नहीं कर रहा हूँ। ये आपका रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन इन एन इवेंट। तो इस चैप्टर में अगर मैं जितनी बार भी इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट वो आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन की बात चल रही है। यूनिट इसकी क्या हो जाती है? बिट्स। ठीक है, तो एक टेबल मैं बनाता हूँ, वो टेबल भी आप आगे से याद रखिएगा। यहाँ पे इवेंट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे यूनिट। सपोज मैं कोई इवेंट लेके चलता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स आई। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इट विल बिकम माइनस लॉग टू। तो देखो, जो इसकी यूनिट रहेगी वो डिपेंड करेगी इसके बेस पे। अगर ये बेस टू है तो यूनिट रख लेना बिट्स। बिट्स का मतलब बाइनरी डिजिट। तो बिट्स का फुल फॉर्म आई होप सबको क्लियर होगा। बिट्स एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट। सेकंड देखो, सेकंड सेम इवेंट लेते हैं। अगर मैं इसका बेस चेंज कर दूं, 10 कर दूं बेस, तो ये हो जाएगा डेसिमल डिजिट। और डेसिमल डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलते हैं? डेसिट। सिमिलरली अगर आप तीसरा कंसिडर करें, x इक्वल टू एक्स आई, इसमें इंफॉर्मेशन होती है लॉग ई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स आई। ई का मतलब नेचुरल डिजिट, तो इसको आप बोल सकते हैं नेट। ठीक है, तो ये कभी कभी अलग अलग यूनिट्स होती हैं। जनरली आपका लॉग टू वाला ही ज्यादा पॉपुलर होता है, लॉग 10 लॉग ई उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं होते। बट फिर भी आप याद रखिए, बाय द वे आपको किसी क्वेश्चन में दे तो यूनिट थोड़ा सा करेक्टली मैच करना। ओके, हर जगह पे बिट्स ही मैच मत कर देना। तो ये बिट्स का मतलब हो गया आपका बाइनरी डिजिट, डेसिट का मतलब हो गया डेसिमल डिजिट, और नैट का मतलब हो गया नेचुरल डिजिट। फाइन। चलो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन में प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, बट फिर भी आप याद रखिए। चलो पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन इन एन इवेंट। पहला, फर्स्ट, मुझे बताना अगर मैंने दो इवेंट लिए जिसमें x इक्वल टू एक्स वन की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स टू से ज्यादा है, तो इंफॉर्मेशन कंटेंट किस में ज्यादा होगा? ये सिंबल्स तो समझ पा रहे हो ना? ये सिंबल क्या लिखा हुआ है? x इक्वल टू एक्स वन का मतलब x कोई सोर्स होगा, वो x1 वाला सिंबल जनरेट कर रहा होगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि x वाला सोर्स x1 का सिंबल जनरेट कर रहा होगा? ऐसा ही कुछ। समझ आई बात? जैसे एक कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार है, तो बिग बाजार में एक ग्रॉसरी वाला भी सेक्शन होगा, एक आपका नॉर्मल कोई दूसरा भी सेक्शन होगा, एक आपका उसी में कपड़े वाला भी सेक्शन होगा। तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि ग्रॉसरी वाला सामान जनरेट होगा या फिर आपका क्लोथिंग वाला जनरेट होगा एंड ऑल। तो आपका यहाँ पे बताना किसकी इन्फॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली x इक्वल टू एक्स वन वाले की इन्फॉर्मेशन कंटेंट कम हो जाएगी, और x इक्वल टू एक्स टू वाले की इन्फॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा है। तो ये आपको फील भी होते रहना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि ये चल क्या रहा है, कि मैंने एक सोर्स लिया होगा, उस सोर्स ने एक x2 का सिंबल जनरेट किया होगा, x2 के सिंबल में जो जनरेशन हुआ है उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू x1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का ऐसा रिलेशन हमने बनाया। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे, बाय द वे अगर कोई आपके पास ऐसा इवेंट है जो बिल्कुल सर्टेन है, जो कि होना ही होना है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा इवेंट है जो सर्टेन है, तो उसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट कितनी आनी चाहिए? कॉमन सेंस से जीरो आनी चाहिए, फॉर्मूले से भी चेक कर लो, जीरो, है ना? इनफॉर यूनिट्स बिट्स। फाइन, ओके। थर्ड देखिए, मान लो आपका कोई ऐसा ऐसा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो, तो उसमें कितनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी? लॉग टू 1/0,
इनफाइनाइट बिट्स। इसका मतलब जो आपका इंफॉर्मेशन कंटेंट होता है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दो चीजें मैं यहां से लिखता हूं। अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 से लेके 1 तक वेरी करता है, तो व्हाट विल बी द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन इट, दिस विल ऑल्सो वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। आई थिंक यहां तक सबको पॉइंट समझ आ रहा है। एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ? अब तक कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। फाइन। तो देखो जनरली इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, चौथे वाली प्रॉपर्टी को पांचवी प्रॉपर्टी में भी लिंक करके लिख देते हैं, उसको भी मैं लिख देता हूँ आपको, कि इंफॉर्मेशन कंटेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। या तो इंफॉर्मेशन होगी नहीं या तो होगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि इंफॉर्मेशन नेगेटिव हो जाए। तो फॉर एनी इवेंट x equal to xi, the information in that event is always greater than or equal to 0। मतलब ये इन्फिनिटी तक जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, टोटली डिपेंड्स अपॉन द टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपके इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है। बट स्टिल आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कभी भी आपकी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव हो जाएगी। छठा, छठवा देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको क्या करना है, सपोज मैं आपको क्या करता हूँ, दो अलग अलग इवेंट देता हूँ और बोलता हूँ कि दो अलग अलग इवेंट की मुझे एवरेज इंफॉर्मेशन बता दो। तो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज इंफॉर्मेशन? एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो एवरेज कैसे आप लेते हैं किसी भी चीज का? सबको जोड़ते हैं और बाद में किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर देते हैं। उसी को अगर थोड़ा सा आप और आगे लेके जाएं, तो अगर आपको एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सपोज कोई इवेंट आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1, उसकी इंफॉर्मेशन से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x2, और उसकी इंफॉर्मेशन से आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यस और नो? तो अगर आपसे कोई पूछता कि ये दो इवेंट दे रखे हैं x इक्वल टू x1 x इक्वल टू x2, इसकी एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कितनी होगी, तो आप बोलते कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। पर ऐड करके 2 से डिवाइड तब करते जब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होती। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 दोनों आपस में सेम हो। जनरली एवरेज सुनते ही अपने दिमाग में आता है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हमें सोचना नहीं है। जब भी आपको एवरेज कैलकुलेट करना हो तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए कि इन्फॉर्मेशन को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टी, अब ये प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 हो गई तो अच्छी बात है, 1/2 नहीं हुई तो जो भी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे। तो जब भी आप कम्युनिकेशन पढ़िए, कम्युनिकेशन में एवरेज वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कहीं पे भी पढ़ो, एवरेज अमाउंट ऑफ, एवरेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, या फिर एवरेज बिट एरर रेट, एवरेज इन्फॉर्मेशन, जहां पे भी आप पूरे के पूरे कम्युनिकेशन में एवरेज वर्ड सुनो तो वहां पे थोड़ा रुक जाना। एवरेज का मतलब ये नहीं चार चीजें दी हुई हैं तो चारों को जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया। एवरेज का मतलब ये होता है जितनी भी चार चीजें दी हुई हैं पहले सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो, उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सबको आपस में सम कर दो। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? ठीक है। तो कम्युनिकेशन आगे से कभी भी पढ़ो, कम्युनिकेशन में जो एवरेज वर्ड होता है उस पर थोड़ा सा खास ध्यान रखना कि एवरेज वर्ड जब भी यूज हो तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ध्यान रखिए कि एवरेज का मतलब ये नहीं मैं सबको जोड़ के 5 से 10 से 20 से डिवाइड करूंगा। एवरेज का मतलब होता है सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लेके आइए और उनसे मल्टीप्लाई करिए डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स को। चलो, तो एवरेज के बारे में भी डिस्कशन अपना हो गया। ठीक है। चलो, एक और होता है स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट का केस, वो बाद में मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए छह प्रॉपर्टीज अपने लिए काफी है और यहाँ से हम ऑलमोस्ट सारी चीजें डन कर सकते हैं। ठीक है। चलो, एक एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, आप मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉर एन इवेंट अकरिंग हैज इंफॉर्मेशन कंटेंट, इंफॉर्मेशन कंटेंट what is the probability of that event, what is the probability of that event। चलो फटाफट आंसर बताओ।
जो लोग भी लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताया, जो गेट का नोटिफिकेशन आया, तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना। थोड़ा सा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्या क्या आपको करना है। और उसके बाद जो शुरू से डिस्कशन हुआ उसको भी फॉलो कर लेना। तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट ही आज डेवलप हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपसे लग जाएंगे क्लास खत्म होते होते। कम से कम एक मॉड्यूल तो कवर हो ही जाएगा इसका। कितना है आंसर? 10 डेसिट अगर उसने दे दिया तो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला तो वही लगाओगे, लॉग 1/p। यूनिट कितनी ले लेना? 10। ये हो जाएगा 10। यस और नो? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यही मैंने बोला, इन्फॉर्मेशन कितना होगा? log 10 1/p, और इसकी यूनिट इसने ऑलरेडी 10 दे रखी है, तो बेस आपने 10 कैसे लिया? क्योंकि क्वेश्चन में उसने 10 डेसिट यूनिट आपको मेंशन कर रखी थी। तो यूनिट हमेशा ध्यान से देख लेना। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है इसको आप वही लेके चले, log 2 से ही लगा दें, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो देखो काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक ये आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, -log 10p इक्वल टू 10, या ये हो जाएगा log 10p इक्वल टू -10। और यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻10, या फिर 1/10⁻10। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी। किसी ने ऊपर आंसर बता दिया था 10⁻10, तो यार वो तो वैसे भी सोचो ना, प्रोबेबिलिटी 10⁻10 कैसे हो जाती? जो लोग 1 बता रहे हैं, अगर आप 1 आंसर होता तो इन्फॉर्मेशन कंटेंट कितना, 0 हो जाता ना। तो कॉमन सेंस से भी तो सोचो यार। जो लोग 1 बता रहे हैं, अगर मान लो इन्फॉर्मेशन कंटेंट, मान लो अगर प्रोबेबिलिटी बनानी होती तो इन्फॉर्मेशन कंटेंट 10 डेसिट थोड़ी आता है, ये तो 0 हो जाता ना। और जो लोग बता रहे हैं 10⁻10, उनका आंसर तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर कभी ऐसे उल्टे सीधे आंसर आए तो एक बार खुद से क्रॉस चेक कर लिया करो कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक आप कर रहे हैं। ठीक। चलो एक और ऐसे क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, फिर आते हैं थोड़े बेटर क्वेश्चन पे। तो एक दो बेसिक क्वेश्चंस कर लो। अ सोर्स जनरेट्स, ये यार मैंने अभी स्टार्टिंग में बता दिया मंजीत, बिल्कुल अपीयर हो सकता है, बिल्कुल अपीयर हो सकता है। स्टार्टिंग में मैंने अभी बताया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, या लास्ट तक रुको, अभी मैं लास्ट से बताता हूँ 5 मिनट में जल्दी से। एक पैनल डिस्कशन भी आने वाला है, वहां पे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अ सोर्स जनरेट्स 10 symbols, calculate the probability, sorry, calculate the information content in each symbol if events are equiprobable। बताओ कितनी इंफॉर्मेशन आ जाएगी? तो देखो, जब भी आप आंसर बताओ ना इंफॉर्मेशन का, मुझे यूनिट के साथ आंसर बताओ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप बिट्स में बता रहे हो, आप डेसिट में बता रहे हो, आप किस में बता रहे हो। तो जब भी आप आंसर बताइए मुझे यूनिट के साथ बताइए, अदरवाइज मैं आपका आंसर बाय डिफॉल्ट बिट्स में समझ लूंगा। तो अगर आपको अपना आंसर बताना है इन्फॉर्मेशन का, तो हमेशा आप उसमें यूनिट जरूर लगाइए, यूनिट के साथ अपना आंसर मेंशन करो कि इस यूनिट के हिसाब से मेरा ये आंसर आना चाहिए। अगर मान लो उसने 10 सिंबल आपको दिए, तो 10 के 10 सिंबल अगर इक्वी प्रोबेबल है, तो हर एक सिंबल के अकर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? क्या ये 1/10 हो जाएगी? यस। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि इसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट कितना है, तो इंफॉर्मेशन कंटेंट मैं उसको बता सकता हूँ log 2 10 भी हो सकता है, log 10 10 भी हो सकता है, log e 10 भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि वो जानना क्या चाहता है। इसकी वैल्यू भी मैं बता सकता हूँ, इसकी भी बता सकता हूँ, इसकी भी बता सकता हूँ। यस और नो? log 2 10 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, log 10 10 की। अगर जो आंसर 1 बता रहा था तो उसको साथ में बताना चाहिए मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही 1 डेसिट। सिमिलरली अगर कोई log 2 10 के हिसाब से बता रहा है तो अपनी इन्फॉर्मेशन को आप बिट्स में बताइए, log e 10 में के हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन नेट में बताइए। मैं एक इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, बाकी आप लोग कैलसी में डालो, कैलकुलेट करो, आंसर लिख लो। पॉइंट समझ आया सबको?
तो मेरे कहने का मतलब है ना, जो जो आपका बेस यहाँ पे है उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना यार, कभी कभी जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। तो आप पहले ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन किस में दे रखा है, उसके बाद आप फॉर्मूले पे या फिर इंफॉर्मेशन कंटेंट के पीछे भागिए। ठीक है, चलिए अब अगला जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो डिस्कशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आते हैं। हालांकि इंफॉर्मेशन थ्योरी को मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट टू लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट हमेशा टू लेके बिट्स में आंसर करिए। ओके, चलो अब मैं क्या करता हूँ, वैसे तो इन्फॉर्मेशन थ्योरी बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, पर अभी चैनल वाला मॉड्यूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको मैप और एमएल एनालिसिस वगैरह में क्लैरिटी नहीं है, तो अभी बेसिकली हम लोग फर्स्ट मॉड्यूल ही डिस्कस कर रहे हैं इसका। अब दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो होता है एवरेज। अभी इसको हम लोगों ने देख भी लिया था, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जनरेटेड बाय सोर्स, जनरेटेड बाय सोर्स, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन कौन जनरेट करेगा, बोलो। हु विल जनरेट द इंफॉर्मेशन, सोर्स ही तो जनरेट करेगा, सोर्स से ही तो सिंबल्स जनरेट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वही इंफॉर्मेशन आपका जनरेट करेगा। अच्छा, तो एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो फिर से वही वही लॉजिक लेके चलते हैं, है ना। मान लेते हैं ये अपना कोई सोर्स है, सोर्स को आप वही क्वांटाइजर वाली एनालॉजी लेके चलोगे ना तो बेहतर समझ आएगी कि क्वांटाइजर बहुत सारे क्वांटाइज्ड वैल्यू ये जनरेट कर देगा। इसको ले लो x1, x2, x3, xm। ठीक है, तो इसने इसने टोटल m सिंबल्स जनरेट किए। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कितनी, इस सोर्स ने कितनी एवरेज इंफॉर्मेशन जनरेट की, तो बताओ कैसे निकालोगे, कोई बताएगा आइडिया बिहाइंड इट। ये जानना चाहता है ये जो सोर्स है इसने कितनी एवरेज इंफॉर्मेशन जनरेट की, तो आपको पता है कि इस सिंबल में या इस इवेंट में कितनी इंफॉर्मेशन होगी, आपको पता है इस इवेंट में कितनी इंफॉर्मेशन होगी, आपको ये भी पता है इस इवेंट में कितनी इंफॉर्मेशन होगी, आपको ये भी पता है इस इवेंट में कितनी इंफॉर्मेशन होगी, यस और नो। पता है सबको कि हर एक इवेंट में कौन कितनी इंफॉर्मेशन आएगी। अगर आपको ये पता है कि हर एक इवेंट में कितनी इंफॉर्मेशन आएगी, तो जाहिर सी बात है अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है तो क्या करें, सबको ऐड करके एम से डिवाइड कर दें या कुछ और, बोलो। क्या सबको ऐड करके एम से डिवाइड कर दें या कुछ और करें, क्योंकि कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं तो एवरेज वर्ड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। चलो देखते हैं, इवेंट, प्रोबेबिलिटी, इंफॉर्मेशन। तो हमको पता है कि x इक्वल टू x1 वाला इवेंट अगर है, इवेंट मतलब कोई घटना जिसकी प्रोबेबिलिटी है, जिसके इंफॉर्मेशन में हम लोग इंटरेस्टेड है, ये हो गया log 2 x इक्वल टू x। दूसरा इवेंट x इक्वल टू x2। तो मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ, कॉमन सेंस से ये पूरा चैप्टर पढ़ो, कुछ याद नहीं करना फॉर्मूला वगैरह, कॉमन सेंस से अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। फॉर्मूला रट के जाओगे तो थोड़ा बेहतर क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पे आप ट्रैप हो जाओगे। जनरली इंफॉर्मेशन थ्योरी काफी आसान होता है जब तक उसमें हम लोग चैनल के कॉन्सेप्ट्स को मिक्सअप ना करें। इतना तो हमें मिल गया, ठीक है। इन सारे सिंबल्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल गई। अब आपके हिसाब से एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके एम से डिवाइड कर दूं। ऐसा तो करना नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अपने लिए क्या होता है, एवरेज। कहीं पे भी एवरेज आपको दिखे तो वहां पे सावधान हो जाइए, डिवाइड बाई टू नहीं करना, बल्कि जो भी सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है, इसकी प्रोबेबिलिटी से इसकी इंफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं कुछ P1 नाम दे देता हूँ, बार बार इतना बड़ा लिखने की जरूरत तो है नहीं, और इसको कुछ I1 नाम दे देता हूँ, इसको कुछ P2 नाम दे देता हूँ, इसको कुछ I2 नाम दे देता हूँ, इसको कुछ P3 नाम दे देता हूँ, इसको I3 नाम दे देता हूँ। फाइन। हाँ, मैट्रिक्स वाला कभी पढ़ाऊंगा बाद में यार। मैट्रिक्स वाला पढ़ाने के लिए असल में आपको मैप और एमएल एनालिसिस आना चाहिए। बिना मैप एनालिसिस के आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर नहीं निकाल पाओगे, हमेशा गलत निकालोगे फॉर श्योर। तो उसका भी एक शॉर्टकट होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा।
बट वो आज के सेशन में पढ़ा पाना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा बहुत हिंट देके आपको समझा पाऊँ। चलो टोटल यहाँ से देखो, अगर आपको एवरेज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आई थिंक आपको क्या करना चाहिए, P1 I1, P2 I2। देखो कम्युनिकेशन वगैरह में यार प्रॉब्लम क्या है ना, या ईएमएफटी में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये है कि इसमें सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं सर एंटीना पढ़ा दो, एंटीना पढ़ा पाना पॉसिबल ही नहीं अगर आपको वेव गाइड नहीं पढ़ा, आपने ईएम वेव नहीं पढ़ा मुझसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं पढ़ा हुआ है, तो इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू टीच यू एंटीना। आप पढ़ भी नहीं पाओगे, आधी क्लास में से चले जाओगे। और इसी को अब मैं थोड़ा बेहतर तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? आप बोल सकते हैं इसको एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा इसकी यूनिट्स क्या लिख लें अगर ये एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है तो? इसकी यूनिट लिख देते हैं बिट्स पर सिंबल। बहुत आसान है ना। एक इंफॉर्मेशन को बिट्स बोल रहे हो तो एवरेज को आप क्या बोल दोगे कि हर एक सिंबल में ऑन एन एवरेज इतनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। इसी को टेक्निकली आप क्या बोल देते हैं, इसी को टेक्निकली बोल दिया जाता है एंट्रोपी ऑफ अ सोर्स। एंट्रोपी हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है, बोलो। एंट्रोपी हमेशा किसके लिए डिफाइंड होता है, सोर्स के लिए। हमेशा आपका जो सोर्स होते हैं उसी के लिए एंट्रोपी डिफाइंड होता है, क्योंकि एंट्रोपी अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करता है आपका एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सोर्स और जनरेटेड बाय द सोर्स। तो जब भी आप एंट्रोपी की बात करते हैं तो एंट्रोपी का मतलब ही होता है कि दिस विल गिव यू द एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो आपने हेडिंग डाले थे उसको थोड़ा सा और बेहतर करिए और इसको लिखिए एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय द सोर्स और एंट्रोपी ऑफ द सोर्स। कुछ बात समझ में आई? तो एंट्रोपी कुछ जो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें कोई अनोखी चीज चल रही है क्या? तो नॉर्मली चीज आप कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन था, किसी ने पूछ लिया एवरेज बता दो तो हमने एवरेज बता दिया। अब उसी एवरेज को अगर टेक्निकली कुछ नाम देना चाहते हो तो आप एंट्रोपी नाम दे दो उसको। समझ में आएगी बात यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आगे से कभी भी क्वेश्चन में आपसे एंट्रोपी ऑफ द सोर्स पूछे या एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय सोर्स पूछे तो दोनों ही चीजों का सेम आंसर आप उसको बताना। हालांकि हालांकि इसमें एक दो लेयर्स और होती हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि मैं हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन थ्योरी का पहला मॉड्यूल पढ़ रहे हैं और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि शायद हमने डिजिटल कम्युनिकेशन, रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस उतनी डिटेल में नहीं पढ़ा है। सो बाय कंसिडरिंग दैट फैक्ट आई एम टीचिंग यू इंफॉर्मेशन थ्योरी सो दैट यू कैन गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स विदाउट एक्चुअली कॉम्प्लिकेटिंग इट। ठीक है, समझ आई बात? तो देखो अब मैं दो चीजें आपसे पूछता हूँ, दोनों चीजों का मुझे एक एक करके जवाब देना। इंफॉर्मेशन किस में प्रेजेंट होती है, इवेंट्स में, सिंबल्स में या सोर्स में? बोलो। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। इंफॉर्मेशन तो इवेंट में ही होगी ना, किसी भी सोर्स में एक सिंगल इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। सोर्स में हमेशा क्या होता है, एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सोर्स ऑन एन एवरेज एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। वही इंफॉर्मेशन आपका डिस्क्रीटली ये जो एम इवेंट्स इसने जनरेट किया या एम सिंबल्स जनरेट किया इसमें डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने जो यहाँ पे लिखा, अच्छा मुझे ये बताना, अगर सारे के सारे इवेंट्स इक्वी प्रोबेबल हो जाते तो क्या होता है यहाँ पे? अगर सारे के सारे इवेंट्स इक्वी प्रोबेबल हो जाते तो आप क्या करते, I1 + I2 + I3 + IM डिवाइडेड बाई M। ये हो जाता आपका इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो तो इसमें क्या करते हैं, दो केसेस करके देखते हैं, दो एक्सट्रीम केसेस करके देखते हैं कि अपना जो एंट्रोपी है ये कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर सकता है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो केस वन, एंट्रोपी के क्वेश्चन भी बड़े इंटरेस्टिंग बनते हैं। अभी मैं एक दो आपको अच्छे क्वेश्चंस भी करवाता हूँ एंट्रोपी के। वो फॉर्मूले वाले तो आप लोग करते हैं कॉलेज में भी, फॉर्मूले वाले भी कर लेंगे एक दो। तो केस वन में बोल रहा है कि इफ ऑल इवेंट्स आर इक्वी प्रोबेबल, ऑल इवेंट्स आर इक्वी प्रोबेबल, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब x = x1, x = x2, ये सारे आपस में बराबर हैं। और अगर इक्वी प्रोबेबल है तो मुझे बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जानी चाहिए? दिस विल बिकम 1/m।
ये एम इवेंट्स है ना, तो 1/m होगा ना, 1/2 तो तब होता है जब 2 इवेंट्स होते हैं। तो टोटल m इवेंट्स है, इस वजह से प्रोबेबिलिटी हो गई 1/m। फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, एच ऑफ एक्स माइनस ऑफ, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, सारी प्रोबेबिलिटीज को अलग अलग लिख देता हूँ। सो दिस विल बिकम 1/m log 2। अब देखो आपको दोनों ही चीजें लिखनी ना, यहाँ पे 1/1/m करोगे तो ये कितना बचेगा m। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, माइनस log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो बाहर फिर मैं प्लस ही लिख लेता हूँ, प्लस 1/m log 2 m, कितने टाइम्स, m टाइम्स। आई थिंक ये काफी आसान है और आप काफी आसानी से समझ पा रहे हैं। तो log 2 m को अगर आप कॉमन ले लो तो देखो आपको 1/m ऐड करना m टाइम्स। तो बताओ ये कितना हो जाएगा अगर आप इसको m टाइम्स ऐड करेंगे तो ये तो 1 ही हो जाएगा। अगर आपने इसको m टाइम्स ऐड कर दिया तो ये अल्टीमेटली वैल्यू कितनी दे देगा, 1। सो आंसर आ जाएगा log 2m बिट्स पर सिंबल। ये तो एक तरीका हो गया। कभी कभी इसको ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ समेशन, डायरेक्टली समेशन से भी प्रूफ करते हैं कभी कभी। तो दोनों ही मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको। सेकेंड आपका होता है एच ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आई लॉग 2। ये किसी ith इवेंट की हमने इंफॉर्मेशन निकाली और इस i को वेरी करा दिया 1 से लेके m तक। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो एच एक्स आपको मिलेगा माइनस समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to m। ये प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 1/m log 2 1/m। ठीक है, अब देखो ये जितनी भी चीजें आपने जनरेट की ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट ऑफ आई थी, तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ। सो दिस विल बिकम 1/m log 2 1/m। समेशन आपका बचा i इक्वल टू 1 to m 1। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ का i था। अब देखो ये समेशन भी सॉल्व करना मैंने आपको बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं ये समेशन अगर ऐसा कुछ आ जाए तो, log 2 1/m और ये हो जाएगा m -1 + 1। शायद आपको ये बात याद होगी, मैं आपको याद भी दिला देता हूँ। ये कौन से यार, हिंदी तो सही लिख लेते, हम नहीं पढ़ेंगे। A to B ऐसा होता है ना। तो अगर पढ़ोगे नहीं ना ये जो भी है तो तुम्हारी शादी भी नहीं होगी यार। तो आगे से ये नाम चेंज कर लेना। पता लगा तुम्हारे लिए कोई रिश्ता आया और तुमने चेक किया, किसी ने चेक किया यार इसका तो फेक आईडी बना हुआ, हम नहीं पढ़ेंगे के नाम से। तो आप जो भी हैं स्त्री पुरुष, आपकी शादी होने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। चलिए, तो देखो यहाँ पे ये आई थिंक सबको पता होगा b-a + 1। तो ये देखो m आपने यहाँ पे लिख लिया, m को आप कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिलेगा log 2m। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं ये एंट्रोपी एच ऑफ एक्स। समझ आई बात यहाँ तक। चले सेकेंड सिनेरियो अज्यूम करके देखते हैं, केस 2 वाला सिनेरियो एज्यूम करो। इसमें मान लेते हैं कि एक ही इवेंट आपका सर्टेन है, बाकी सारे अनसर्टेन है। सो आउट ऑफ m इवेंट्स, तो देखो 45 मिनट्स निकल गए, हमको पता भी नहीं चला, मतलब मुझे तो एटलीस्ट नहीं पता चला। सो आउट ऑफ वन इवेंट इज सर्टेन। पिछली बार प्रोबेबिलिटी की 4 घंटे की क्लास लगाई थी तो उसमें तो मेरी भी हालत खराब हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा यार 4 घंटे तक लगातार क्वेश्चन करवा पाना बड़ा मुश्किल होता है। बीच बीच में थोड़ा थ्योरी थोड़े क्वेश्चन आते रहे तो एक अच्छा फ्लो बना रहता है। एंड अदर इवेंट्स आर अनसर्टेन। तो कोई टॉपिक कंप्लीट कर लो मैराथन में, वो एक बेटर आइडिया है। मुझे ऐसा लगा पिछली बार, क्योंकि 4 घंटे सिर्फ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कराते कराते लास्ट में मेरे भी सर में दर्द हो गया। चलो तो इसका भी करके देखते हैं। अच्छा इसमें बताओ यार क्या हो जाएगा आंसर। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी भी एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। मतलब बेसिकली ये सिंबल एक ही
एक ही सॉरी, ये सोर्स एक ही सिंबल जनरेट कर रहा है अल्टीमेटली। बाकी सारे जितने भी हैं, x इक्वल टू x2, x इक्वल टू x3, x इक्वल टू xi, ये तो जीरो है। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इंफॉर्मेशन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अब देखो, आपको दिख ही रहा है 1 to m प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi। तो देखो, देखो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है उसका लॉग 0 हो जाएगा, बाकियों की तो प्रोबेबिलिटी ही 0 है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कंटेंट कितना मिलेगा, 0। और मुझे बताओ क्या ये वैलिड भी नहीं है, मतलब क्या ये जस्टिफाइड भी नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यार एक आपके पास सोर्स है और वो एक ही सिंबल जनरेट कर रहा है, तो देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं आप इसको समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। मैं थोड़ा ट्रांसमीटर रिसीवर आपको समझा भी देता हूँ, तो शायद आप इस चीज को समझ पाए। ये काफी लेमैन लेवल पे समझा रहा हूँ, तो यहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकालना। देखो, ये आपका सोर्स, अब आपके सोर्स ने एम सिंबल्स जनरेट किए, क्लियर है पॉइंट, आपके सोर्स ने एम सिंबल्स जनरेट किए। अब मुझे बताओ, ये रिसीवर के पास आपने एम के एम सिंबल्स एक साथ पिक किए और एम के एम सिंबल्स आपने यहाँ पे इसको भेजे, तो इसने रिसीवर को बताया कि मैं एम सिंबल्स आपके पास भेज रहा हूँ। तो मुझे बताना, रिसीवर जो है क्या पता कर पाएगा पहले से कि कौन सा उसको इवेंट मिलने वाला है, या कौन से इवेंट को ज़्यादा तरीके से वो एक्सेप्ट करने वाला है, नहीं बता सकता। इसका मतलब रिसीवर के एंड पे अभी क्या है, हाई अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना, हाई अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी है। मतलब आपने हो सकता है x1 की प्रोबेबिलिटी 0.7 रखी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 रखी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 रखी हो, तो रिसीवर के एंड पे अभी काफी हाई अनसर्टेनिटी है कि आपका जो x1 वाला इवेंट है, x2 वाला, xm वाला इवेंट, ये सारे के सारे इवेंट पहुंचेंगे, तो इनमें से कौन सा इवेंट रिसीव होगा, कौन से इवेंट में कितनी इंफॉर्मेशन होगी। इसी का काउंटर पार्ट देखो जरा, मान लो रिसीवर से किसी ने बता दिया कि यार ये एक ही सिंबल जनरेट कर रहा है, अब बताना कोई अनसर्टेनिटी है रिसीवर के एंड पे। अब तो कोई अनसर्टेनिटी ही नहीं, मतलब रिसीवर को कितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी, रिसीवर को किसी ने बता दिया यार एक ही सिंबल ये जनरेट कर रहा है जो भी तुम्हारा ट्रांसमीटर है और वही तुमको भेजेगा, तो बताओ ये इन्फॉर्मेशन कितनी रिसीव करेगा, 0, है ना। इसको तो इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं ना, क्योंकि इसको तो पहले से ही पता है यार यही आने वाला, रिसीव करके अपना जो भी प्रोसेसिंग होगा वो स्टार्ट कर देगा। तो जो भी आपका इन्फॉर्मेशन कंटेंट होता है वो हमेशा अनसर्टिनिटी में ज्यादा होता है। यहाँ पे अनसर्टिनिटी है, यहाँ पे शायद x1 वाले के रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, xm को रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी कम है, x2 के रिसीव होने की प्रोबेबिलिटी और कम है, लाइक दैट। तो यहाँ पे जो रिसीवर है ये अभी अनसर्टेन है कि मैं x1 x2 xm में से किसको फिल्टर आउट करूँ और किसको एज अ आउटपुट जनरेट करूँ। तो ये बाद में मैं आपको बताऊंगा, इसी को बोलते हैं मैप और एमएल एनालिसिस। तो ये कभी बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि रिसीवर कैसे डिसाइड करता है। रिसीवर के लिए भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता है कि आपने बोल दिया इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है तो इसी को रिसीव कर लेगा, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट अभी एक कॉमन सेंस लेवल पे आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर आप रिसीवर हैं और आपके पास में 10 चीजें भेज रहे हो और बोल रहे हो इसमें से एक सिलेक्ट कर लो, तो आप थोड़ा कंफ्यूज तो रहोगे यार कि 10 में से कौन सा सिलेक्ट करूँ, कौन सा रिजेक्ट करूँ। और अगर मैं एक ही चीज आपको भेज रहा हूँ तो जाहिर सी बात आपको वो चीज चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आई बात सबको। तो जैसे बचपन में सपोज आपका बर्थडे है, तो आपके पापा और मम्मी अलग अलग तरीके से आपको ट्रीट करते हैं ना। मम्मी आपके लिए 10 कपड़े लेके आती हैं कि बेटा इसमें से कोई चूज कर लो, तब आप नखरे दिखाते हो कि नहीं ये वाला नहीं लूंगा, ये लूंगा, और ये तो पसंद नहीं, इसका कलर नहीं पसंद है। पापा आते हैं एक कपड़ा लेके और बोलते हैं सीधा ये रख लो, तो चुपचाप रख लेते हो उसको। ऐसा ही तो होता है। तो रियल लाइफ में भी ये चीज़ वैलिड है, जहाँ ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पे ज़्यादा अनसर्टिनिटी, वहाँ पे हमारे पास चूज करने के लिए प्रोबेबिलिटी के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं, वहाँ क्या करोगे, चूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये भी सबको समझ आई। आज तुम्हारा बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे जय नारायण। तो देखो, अगर तुमको भी आज 10 कपड़े मिले तो उनका एक एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल लेना। अगर आज तुम्हारी फैमिली वाले तुमको 10 कपड़े या कोई भी चीज़ गिफ्ट करते हैं, तो सबको एक एक सिंबल की तरह ट्रीट करना और उसका एक एवरेज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन निकाल लेना।
यूनिट डिसाइड कर लेना, बिट्स में रखोगे या डेसिट में। यहां तक सबको क्लैरिटी है? चले आगे। हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो और रह गई यार, मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो ये तो अपनी इधर उधर की बात हो गई थोड़ी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी वेरी कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करता है? इंफॉर्मेशन वेरीज बिटवीन 0 to infinity। और आपका एंट्रोपी कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करता है? तो एंट्रोपी इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, इस पर थोड़ा ध्यान दो। एंट्रोपी इज ऑलवेज मैक्सिमम व्हेन events are equiprobable। when events are equiprobable। समझ आ गई बात? चलो एक आंसर बताओ फटाफट। A source generates four symbols। What is the, अब दो तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एवरेज इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एवरेज इंफॉर्मेशन। तो इसका आंसर मुझे नहीं चाहिए, इसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्वेश्चन कितने कितने तरीके से आपसे पूछ सकता है। सेकंड, मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ द सोर्स। थर्ड, amount of average information if events are equiprobable। तो ये तीन चार तरीके से क्वेश्चन आपका फ्रेम कर सकता है, इफ इवेंट्स आर इक्विप्रोबेबल। ठीक है, तो ये तीन चार तरीके से पूछ सकता है। आंसर सबको पता है, बताने की जरूरत तो है नहीं। लॉग टू, क्योंकि सारे के सारे मैक्सिमम पूछे, मैक्सिमम एंट्रोपी पूछे, तो आपको पता है सबको इक्विप्रोबेबल होना ही पड़ेगा। लॉग टू 4 आप लिखें, क्योंकि आपने बेस 2 लगाया था तो यूनिट ले लेना बिट्स पर सिंबल। ठीक है, समझ आ गई बात सबको यहाँ तक? ओके। तो अब जो इसके बाद वाला लेक्चर है उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। तो 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आई थिंक मैं एक बार देख लेता हूँ नेक्स्ट सेशन कितने बजे से है। अगला सेशन 9:05 से। ठीक है, हाँ 9:05 से। तो 10 मिनट का ब्रेक ले लो, और ब्रेक के बाद आके फिर अगला सेशन, फिर अगले सेशन में मैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल से भी रिलेट करेंगे। तो तब तक ये जितना पढ़ा है इसको थोड़ा रिवाइज करके आ जाओ, ताकि इन पे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर पाए। और एक जो अनाउंसमेंट शुरू में मैंने अभी की थी आपके लिए, वो ये कि जो भी फाइनल ईयर वाले ड्रॉप आउट्स हैं उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी अलग नहीं होगी, वैसी ही रहेगी। जो लोग थर्ड ईयर में हैं, जिन्होंने 8 अप्रैल को अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लिया था, जो जिनके 4-5 सब्जेक्ट अभी तक तैयार हो चुके हैं, उनकी भी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। जो लोग अभी थर्ड ईयर में हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, उनको यार प्रिपरेशन अभी इमीडिएटली स्टार्ट करनी चाहिए। डू नॉट गो फॉर द डू नॉट गो फॉर द वेटिंग। वेट मत करो कि यूट्यूब पे क्लासेस खत्म होंगी तो फ्री लेक्चर्स में अटेंड करके अपने नोट्स बना लूंगा। तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट नहीं कर पाओगे। आपके कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस पे हैं, हमारे गाइडेंस में ऑलरेडी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके हैं। कल से कम्युनिकेशन भी आपका स्टार्ट ही हो रहा है पूरा डिटेल में, अराउंड 150 आवर्स का।
तो अगर वो लोग अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं यार, तो आप उनको बीट नहीं कर पाओगे फ्री लेक्चर से तैयारी करके, दैट इज फॉर श्योर। हाँ, अगर आपकी बहुत मजबूरी है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, अपने एंड से बहुत हार्डवर्क पुट करना पड़ेगा। पर ये कोविड की वजह से, कोविड ने बहुत सारे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वालों को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। अभी भी मेरे ख्याल से 2-3 महीने तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, कल से ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, कल ही से अगर आके कम्युनिकेशन और ईएमएफटी ये दोनों सब्जेक्ट मैं बैक टू बैक पढ़ाऊंगा। ये दो सब्जेक्ट भी आपने तैयार कर लिए, साथ के साथ आपका ईडीसी चल ही रहा है। तो अगर अभी से भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हो जो लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले ना, तो भी आपके 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। 6 सब्जेक्ट्स के साथ भी अगर आप जाते हो एग्जाम देने, तो भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक स्टार्ट किया ही नहीं। जो लोग 8 अप्रैल को स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनको तो सब कुछ दे के जाना है। पर अगर आप अपने 5-6 सब्जेक्ट्स भी प्रिपेयर करके जाते हो, तो भी आप एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता भी हूँ कि कौन से 6 सब्जेक्ट आपको, अगर आप ईसी ब्रांच के हैं, तो कौन से 6 सब्जेक्ट आपको पक्के से तैयार करके जाना चाहिए एग्जाम में। तो भी हो सकता है आपके अंडर 300 अंडर 400 रैंक आ जाए। थर्ड ईयर के साथ अगर आप ये रैंक लेके आते हो ना, तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सेल कर जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही हो जाएगा। हो सकता है फाइनल ईयर में आप टॉप 50 में ब्रीच कर जाओ, या तो हो सकता है थर्ड ईयर में ही अच्छी रैंक लेके आ जाओ। तो आप इंतजार मत करो, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, कोविड है, तो कंपटीशन कोविड की वजह से थोड़ा बढ़ेगा ही, क्योंकि हर किसी के पास बहुत ज्यादा चीजों का एक्सेस है। ओके, चलो ब्रेक लो, 9:05 तक आ जाओ।